बाद जब सरकार बनाने के लिए दूसरी बार पहुंचे तमिलनाडु गवर्नर से मिलने थलापति विजय, आखिर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं विजय, और कौन बना विजय के रास्ते में रोड़ा? क्या बिना जादुई आंकड़े को हासिल किए बिना नहीं बन सकती सरकार, या फिर इसके पीछे भी है मोदी शाह का कोई खेल? दरअसल तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सभी को चौंका दिया है। लेकिन इसके बावजूद सरकार गठन का रास्ता अब भी आसान नहीं दिख रहा है। बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे होने की वजह से विजय की सरकार बनने पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच विजय ने लगातार दूसरी बार तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो गवर्नर को शायद कहीं से कंट्रोल कर रही हैं, जिससे विजय के सीएम बनने का सपना टूटने की कगार पर पहुंच गया है। तो आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो विजय को सरकार बनाने से रोक रही हैं, और कैसे तमिलनाडु में भी ऑपरेशन लोटस जारी है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब 4 मई को तमिलनाडु के चुनावी नतीजे सामने आए थे तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि किसी सर्वे, किसी पॉलिटिकल गुरु, किसी पंडित ने यह नहीं बताया था कि 2 साल पहले बनी पार्टी राज्य की सत्ता के करीब पहुंच पाएगी। लेकिन चुनावी नतीजों ने हर किसी को चौंका कर रख दिया था, जब पहली बार चुनाव लड़ते हुए टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऐसा लगने लगा जैसे एक्टर से राजनेता बने थलापति विजय को अब मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन विजय की फिल्मों की तरह चुनावी नतीजों के बाद ऐसा ट्विस्ट सामने आया कि तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटों में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। चुनाव नतीजों में विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने में कुछ सीटें पीछे रह गई। कांग्रेस ने विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि राज्यपाल ने विजय से स्पष्ट समर्थन सूची और पर्याप्त संख्या का प्रमाण मांगा। सूत्रों के मुताबिक विजय पहली बार जब राजभवन पहुंचे थे तब उन्होंने समर्थन का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद गुरुवार को विजय दोबारा राजभवन पहुंचे और करीब 45 मिनट तक राज्यपाल के साथ बैठक की। इस दौरान टीवीके के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार गठन, समर्थन जुटाने और बहुमत परीक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जी हां, विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने की वजह से तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर के बर्ताव की आलोचना हो रही है। अब आप सोचेंगे कि अगर विजय समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं तो फिर इसमें राज्यपाल की क्या गलती है? तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस बार त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बनने से राज्यपाल की भूमिका बेहद ही अहम हो गई है। संविधान के मुताबिक ऐसी स्थिति में आमतौर से होता यह है कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राज्यपाल हमेशा यही कहते हैं कि सदन में 10 से 12 दिनों में बहुमत साबित हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही खेल चल रहा है। टीवीके के नेता खुद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर कह रहे हैं कि पहले बहुमत दिखाओ फिर बात करो। जबकि कोई दूसरी पार्टी या दल सरकार बनाने का दावा भी नहीं कर रही है। इसके बावजूद राज्यपाल कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे कि राष्ट्रपति शासन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पीछे वो कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो उनसे ऐसा करवा रही हैं। तो आपको जरा राज्यपाल साहब का बैकग्राउंड समझा देते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। उन्हें भाजपा का एक निष्ठावान नेता माना जाता है। आर्लेकर 1989 में बीजेपी में शामिल हुए थे और तब से लगातार पार्टी से जुड़े रहे हैं। आर्लेकर गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और 2012 से 2015 तक उन्होंने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा आर्लेकर बचपन से ही आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, जो उनकी विचारधारा को दर्शाता है। अब देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि वो कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो कांग्रेस समर्थित टीवीके को सरकार बनाने से रोक रही हैं। लेकिन इससे फायदा किसका होगा? तो आपको बता दें कि 47 सीटों वाली AIMDMK ने विजय को विकल्प दिया है कि वो सारे दलों को छोड़कर उनके साथ सरकार बना ले। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर विजय ने बीजेपी की सहयोगी दल के साथ
सरकार बनाई तो वो टीवीके से समर्थन वापस ले लेगी। अब देखिए, अगर AIMDMK और टीवीके साथ आते हैं तो फिर इस नए गठबंधन बनने से विजय की पार्टी का रास्ता तो साफ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर मोदी और शाह का दबाव काम करने लग जाएगा। लेकिन वो कैसे, अब ये भी एक बड़ा सवाल है। वो ऐसे कि AIADMK और बीजेपी ही गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी के पास कुल मिलाकर एक ही सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं विजय पर दबाव बनाने की राजनीति चालू है। अब देखिए, एक तरफ जहां टाइम को खींचकर तमिलनाडु की राजनीति में हलचल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहीं विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने की वजह से राज्यपाल के बर्ताव की आलोचना हो रही है। डीएमके प्रमुख MK स्टालिन ने साफ शब्दों में कहा है कि विजय की सरकार बनने दी जाए। डीएमके प्रमुख MK स्टालिन ने कहा है कि विजय को सरकार बनाने दीजिए, हम कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते हैं। इस बीच डीएमके विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। डीएमके ने स्पष्ट कहा है कि वो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि टीवीके के 108 विधायक निर्वाचित हुए हैं और कांग्रेस के समर्थन से यह संख्या बढ़कर 113 हो जाएगी। राज्यपाल भाजपा के पूर्व नेता हैं। हम जानते हैं कि भाजपा विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। इस बीच वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राज्यपाल के रवैये पर हैरानी जताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। मेरे को इसमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक कानून, संवैधानिक लिखित जो पक्ष है, संविधान के पुराने प्रेसिडेंट्स, संविधान की संस्कृति, इन सब के अंतर्गत तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बाध्य हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए तुरंत निमंत्रण दें। ये हम सब जानते हैं कि यही स्थापित संवैधानिक पोजीशन है, और हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल जब ये करेंगे तो 10-12 दिन साथ साथ ऐड करेंगे कि उस समय सीमा में उनको अपनी बहुमत उनके विधायिका के फ्लोर में स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार का संवैधानिक विकृतता होना या इस प्रकार की संवैधानिक विलंब होना हमारे संविधान, हमारे ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है? निश्चित रूप से जाएंगे की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन निश्चित रूप से सब रास्ते संवैधानिक कानूनी खुले होते हैं। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ नंबरों की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता के पीछे चल रहे राजनीतिक खेल की भी खुलकर चर्चा हो रही है। एक तरफ थलापति विजय हैं, जिन्हें जनता ने पहले ही चुनावी परीक्षा में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर बड़ा जनादेश दिया है, तो दूसरी तरफ वही संवैधानिक प्रक्रिया अब उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनती हुई दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ 10 सीटों के बहुमत का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर जब कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं कर रही है, तब भी सबसे बड़ी पार्टी को मौका देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि तमिलनाडु में भी अब वही ऑपरेशन लोटस वाला मॉडल लागू करने की कोशिश हो रही है जो पहले कई राज्यों में देखने को मिला। बीजेपी भले ही यहाँ सीटों में कमजोर हो, लेकिन राज्यपाल और सहयोगी दलों के जरिए राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिशों के आरोप लगातार लग रहे हैं। अब निगाहें राजभवन पर टिकी है कि क्या लोकतंत्र में जनता के सबसे बड़े जनादेश का सम्मान होगा, या फिर तमिलनाडु भी राजनीतिक जोड़तोड़ की एक नई प्रयोगशाला बन जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर, आप फेल हो चुके हैं।
If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.